हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिसीजन क्लासेस ऑनलाइन। आई एम अमित मिश्रा। स्टूडेंट, हम लोग नीट 2022 का सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं, क्रैश कोर्स। स्टूडेंट, उसमें हम सर्वप्रथम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे और रीज़न है पढ़ने का क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टूडेंट पूरे नीट बायोलॉजी में जो 90 क्वेश्चन आते हैं उसमें से ह्यूमन फिजियोलॉजी से 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूछे जाते हैं। और एक कॉमन बात और स्टूडेंट कि ह्यूमन फिजियोलॉजी 15 से 20 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा पार्ट हो गया। ह्यूमन फिजियोलॉजी से 15 से 20 क्वेश्चन बहुत बड़ा पार्ट हो गया। नीट के एग्ज़ाम में 90 में से 15 से 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में कॉमन बात यह है स्टूडेंट कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो क्वेश्चन होते हैं इन्हीं में 5% क्वेश्चन बाहर से भी आते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में ही 5% क्वेश्चन बाहर से आते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर में से पूछे जाते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप जानते ही हैं कितने चैप्टर हैं। पहला है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है। हम एनसीईआरटी में लिखा गया है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ऐसे हम इसको कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर दूसरा आप जानते हैं, दूसरा रिस्पायरेटरी सिस्टम या ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। exchange of gases, it is called respiratory system. फिर स्टूडेंट सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर एक्सक्रेटरी सिस्टम। कुल मिला के स्टूडेंट की ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितने चैप्टर दिए हैं सब अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं और सब में हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट। नीट में स्टूडेंट आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप एक बड़े किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बड़े एक अच्छी प्लान बनाने की ज़रूरत है आपको। यदि आपके पास एक प्लान नहीं है किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। तो एक आप अच्छा प्लान बनाइए अपने पढ़ने का और जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, टॉपिक पढ़ने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि कितने घंटों में आप पूरी थ्योरी पढ़ ले रहे हैं और उसी के अंतर्गत आप कितने क्वेश्चन उस टॉपिक के क्लियर कर ले रहे हैं। ये आपका प्लान होना चाहिए। और प्लान से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है प्लान को फॉलो करना, कि आप उसे कितना अच्छा फॉलो कर रहे हैं। जब आप प्लान अपने अनुसार बनाएंगे और उसी प्लान को आप फॉलो भी करते रहेंगे स्टूडेंट, वही आपको सफलता की ओर ले जाएगा, वही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। कोई भी बड़ी एग्ज़ाम या आप बोर्ड का भी एग्ज़ाम देते चले आए हो, जैसे इंटर पास आउट हो ना, आप इंटर पास आउट में आपने देखा कि जो बोर्ड का एग्ज़ाम है तो हर जो भी पेपर था, जैसे बायोलॉजी का पेपर है तो बायोलॉजी के पेपर में आप स्टूडेंट एक प्लान ज़रूर बनाते थे कि प्लान है हमारा, इस प्लान के अनुसार से हम इतना क्वेश्चन करेंगे, इतने टॉपिक के थ्योरी पढ़ेंगे और उस थ्योरी के अनुसार से इतना क्वेश्चन कर ले जाएंगे। प्लान बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन प्लान को फॉलो करना ये उससे भी अच्छी बात है। प्लान फॉलो करिए आप, तब जाके आप टॉपिक को स्टार्ट करिए और प्रतिदिन डेली आप एक नया जो है अपना रूल बनाएं और उस रूल में डेली आप नए नए टॉपिक को ऐड करें। जो टॉपिक आपका ख़त्म होता जा रहा है, एंड होता जा रहा है, उसको आप 1 वीक में संडे को ज़रूर रिवीजन करें। ठीक है, जिससे उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, उसके सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट रहें। उसके बाद जो है आप आगे जो है अलग अलग चैप्टर के ऐड करते जाइए और उसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए। तो स्टूडेंट, ह्यूमन फिजियोलॉजी के हमने देखा, ह्यूमन फिजियोलॉजी आज स्टार्ट करेंगे जो कि बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंतर्गत कई चैप्टर आते हैं, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लोकोमोशन एंड मोमेंटम, और उसके बाद न्यूरल कोऑर्डिनेशन,
न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, उसके बाद आपका आता है एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर और 15 से 20 क्वेश्चन टोटल नीट में पूछे जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट इसको हमने पढ़ना पहले ज़्यादा पसंद किया क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नीट में 15 से 20 क्वेश्चन, और इसमें हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, अब हम देखते हैं स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो आपके नीट एनसीईआरटी में टॉपिक लिखा हुआ है, इसमें देखते हैं स्टूडेंट। और एक कॉमन बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट हम आप लोगों को क्या देंगे, तो हम आप लोगों को एक सुपर कॉन्सेप्चुअल नोट्स, सुपर कॉन्सेप्चुअल नोट्स देंगे, सुपर कॉन्सेप्चुअल नोट्स देंगे और स्टूडेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, सुपर कॉन्सेप्चुअल नोट्स देंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। और स्टूडेंट आपको क्या करना है, हम तो इतनी चीज़ दे दिए आपको, कॉन्सेप्ट वाला नोट्स दे दिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी डेली, जैसे ही टॉपिक ख़त्म होगा वैसे ही हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार नीट 2022 में बन सकते हैं, उसको भी हम अपने अनुभव के माध्यम से आपको कराएंगे। बाकी और जितने क्वेश्चन हैं आप करें, और उसमें कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट में ज़रूर लिख के भेजें, ठीक है स्टूडेंट। तो सुपर कॉन्सेप्चुअल नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे। आपको स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको करना है केवल हार्ड वर्क करनी है। हमसे आप नोट्स लीजिए, हमसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराइए, आप हार्ड वर्क कर लीजिए, बस सिलेक्शन पक्का है, आप सिलेक्शन ले सकते हैं, आपका सिलेक्शन यही है। आप इतने करते हैं, सुपर कॉन्सेप्चुअल नोट्स लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कराएंगे, ये भी हम देंगे, आप हार्ड वर्क करिए, आपका सिलेक्शन तय है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम चलते हैं टॉपिक पे, तो टॉपिक पे चलते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आज हम पढ़ रहे हैं तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में जो फर्स्ट वर्ड है डाइजेशन। डाइजेशन क्या है, डाइजेशन क्या है अभी तक आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, काफ़ी पढ़े भी होंगे, लेकिन नीट में इसके हम बेस पर चलेंगे, इसके एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे कि डाइजेशन में क्या इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट डाइजेशन हमने कल बताया था आपको, कल के लेक्चर में, कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। जो हम फूड को इंटेक करते हैं, इंटेक फूड जब हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक में लीवर के द्वारा जब ब्रेकडाउन होता है फूड को, उसी को डाइजेशन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये हम जानते हैं। और एक सिंपल वर्ड में ये भी जानते हैं कि डाइजेशन का मतलब होता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक करना स्मॉल मॉलिक्यूल में, डाइजेस्टिव सिस्टम, या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ना डाइजेशन कहलाता है। बिल्कुल राइट स्टूडेंट, यही होता भी है। जैसे एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसको स्टूडेंट हम सिंपल फॉर्म में तोड़ेंगे, यही क्या है, डाइजेशन है। बट स्टूडेंट डाइजेशन को जब हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं, वही क्या है, डाइजेशन है। बट किसके हेल्प से, तो एंजाइम की सहायता से,
एंजाइम की सहायता से हम इसे तोड़ते हैं स्टूडेंट। और इसीलिए हम कहते हैं कि डाइजेशन एक कैसा प्रोसेस है, तो डाइजेशन एक केमिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। डाइजेशन एक केमिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। इसीलिए हम कहते हैं स्टूडेंट कि सॉरी मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। केमिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि डाइजेशन एक मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस है क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड को हम तोड़ रहे हैं किसमें, सिंपल फूड में, सिंपल फूड में। और किसकी सहायता से, एंजाइम की सहायता से। और स्टूडेंट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें यूज हो डाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर की ज़रूरत होती है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ना। तो डाइजेशन एक मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस है क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड को किसमें तोड़ते हैं, सिंपल फूड में, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। किसकी हेल्प से, एंजाइम की सहायता से और वाटर की सहायता से। क्योंकि स्टूडेंट जो हमें लिखे हैं मैकेनिकल प्रोसेस, तो मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, मैकेनिकल का मतलब जब हम फूड को इंटेक करते हैं, जब हम फूड को इंटेक करते हैं, तो जब फूड इंटेक हम करते हैं तो फूड में क्या होता है, बक्कल कैविटी में मास्टिकेशन होता है। मतलब हम तो मैकेनिकल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मास्टिकेशन। क्योंकि जब हम फूड को इंटेक करते हैं तो बक्कल कैविटी में, और बक्कल कैविटी क्या है स्टूडेंट, स्पेस ऑफ माउथ, स्पेस ऑफ माउथ इज कॉल्ड बक्कल कैविटी। मतलब हमारे माउथ, जब हम देखो माउथ को ओपन करते हैं तो माउथ के बीच में जो स्पेस है, स्पेस ऑफ माउथ, उसी को बक्कल कैविटी कहते हैं। तो जब हम फूड को इंटर लेते हैं, फूड को इंटेक करते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, टीथ के द्वारा उसको मास्टिकेट करेंगे, मास्टिकेशन करेंगे। उसके बाद जब फूड अंदर जाता है तो उसका चर्निंग मूवमेंट होता है ना, स्टमक में पढ़े होंगे आप लोग 11th में। अरे फुल सिलेबस तो पढ़ा है ना, ये तो क्रैश कोर्स चल रहे हैं। हमने बताया था थोड़ा फास्ट चलेंगे और फास्ट के साथ साथ थोड़ा स्पीड भी तेज़ रहेगी। स्टूडेंट टारगेट हिट करना है आपको, तो सेट करेंगे तभी तो हिट होगा। कैसे हमने हिट सेट किया डाइजेशन एब्जॉर्प्शन को, इसको हम पूरे प्रोसेस में नहीं लिखेंगे, बस इतना जानेंगे कि मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस में मैकेनिकल क्या है, जैसे हम मास्टिकेशन करते हैं और स्टमक में क्या होता है, चर्निंग मूवमेंट होता है, ये हुआ। फिर देखते हैं बायोकेमिकल का मतलब क्या है। तो बायोकेमिकल मतलब स्टूडेंट एंजाइम, बायोकेमिकल का मतलब एंजाइम। अब हमारा पूरा क्लियर होता है कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एक डाइजेशन मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका कॉमन वर्ड डाइजेस्टिव सिस्टम ही है। ये एनसीईआरटी में लिखा है कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन एक मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन कर रहा है सिंपल फूड में, किसकी सहायता से, एंजाइम और वाटर की सहायता से। मैकेनिकल क्या है, जब हम फूड को इंटेक करते हैं तो उसमें मास्टिकेशन होता है और स्टमक में चर्निंग होता है। और बायोकेमिकल का मतलब क्या है, एंजाइम, बायोकेमिकल का मतलब है एंजाइम। इसीलिए स्टूडेंट हम एक पॉइंट लिखते हैं कि ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम आर हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर। ऑल अलग कलर से लिखते हैं जिससे आप लोग को क्लियर दिखे, क्लियर नोट्स बना सकें। और प्लीज़ स्टूडेंट एक शॉर्ट नोट जरूर बनाएं, इससे कई क्वेश्चन आपका क्लियर हो रहा है। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, हम जितनी बात बोल रहे हैं ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, आपके आए हुए पेपर बोल रहे हैं।
डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अर्थात ह्यूमन फिजियोलॉजी से 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, आप पेपर उठा के देख लीजिए पिछले जितने पेपर हुए हैं। तो देखिए, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम हम एक पॉइंट लिखते हैं इसमें, आर हाइड्रोलिसिस ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम और हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर। उसके बाद वाटर क्या इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। उसके बाद स्टूडेंट देखो, एक आप एनसीईआरटी उठा लीजिए, एनसीईआरटी भी अपने पास रखिए, एनसीईआरटी की लाइनिंग देखिए, जहाँ पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन लिखा है वहाँ पे स्टूडेंट एक पॉइंट लिखा होगा कि वाटर प्ले इन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेस्टिव मेटाबॉलिक प्रोसेस, वाटर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस लिखा होगा, वाटर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस, वाटर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस, इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब स्टूडेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब स्टूडेंट एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक इज कॉल्ड मेटाबॉलिक। हमारे बॉडी के अंदर हो क्या रहा है, हमारे बॉडी के अंदर हो क्या रहा है, तो स्टूडेंट बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है। और मेटाबॉलिक का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिक और दूसरा होता है एनाबॉलिक। तो स्टूडेंट जो कैटाबॉलिक है, कैटा में जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, जैसे हम देखते हैं कि जब हम फूड को इंटेक किए तो कॉम्प्लेक्स फूड, कैटाबॉलिक का मतलब तोड़ना, ब्रेकडाउन, और एनाबॉलिक का मतलब फॉर्म्ड, फॉर्मेशन, बनना, बनने वाले प्रोसेस को एनाबॉलिक कहते हैं और टूटने वाले प्रोसेस को कैटाबॉलिक कहते हैं। और जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो उसी को मेटाबॉलिक कहते हैं, उसी को मेटाबॉलिक कहते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर हो क्या रहा है, कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक मतलब जब हम फूड इंटर करते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड टूट जाता है सिंपल फूड में, दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिक। और जब सिंपल फूड में टूट जाता है तो इससे हमारे बॉडी में जो एनर्जी बनती है, फॉर्मेशन इन एनर्जी, जो माइग्रेट होती है एनर्जी, जो एनर्जी बनती है उसी को कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। इसलिए हमने लिखा वाटर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो वाटर का जो रोल है, वाटर का जो रोल है वो इम्पॉर्टेंट है, और किस लिए इम्पॉर्टेंट है, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक। कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में टूटना ये कहलाएगा कैटाबॉलिक, और जब टूटने के बाद एनर्जी फॉर्म्ड होगी, एनर्जी फॉर्म्ड होगी और इस एनर्जी को हम कहेंगे एनाबॉलिक, इसी एनर्जी को हम कहेंगे एनाबॉलिक प्रोसेस। ये हुआ स्टूडेंट एक कॉमन डिफिनेशन के तहत पे हम पढ़े, कॉमन जो है बेसिक रूप डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। और इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके बनते हैं कि कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में टूटता है किस एंजाइम की सहायता से, और ये एंजाइम कैसा होता है, बायोकेमिकल एंजाइम होते हैं। मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और प्लीज़ स्टूडेंट इसको आप नोट्स ले लीजिए, नोट्स लिख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं स्टूडेंट हम। स्टूडेंट अब हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टूडेंट
हम दो चीज, ठीक है स्टूडेंट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ने वाले क्या हैं, तो हम पहले पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल और एक पूरा पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड, या इसे हम बोल सकते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड। तब स्टूडेंट हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल में स्टूडेंट एलिमेंट्री कैनाल में जानते हैं कहाँ से कहाँ तक होता है, माउथ टू एनस, और इसकी जो लेंथ होती है सिक्स टू 9 मीटर की होती है। जो लेंथ होती है 6 to 9 मीटर की होती है। कि स्टूडेंट देखिए, हम देखते हैं हमने पढ़ना क्या है, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड या डाइजेस्टिव ग्लैंड को पढ़ना है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है स्टूडेंट, वो माउथ से एनस तक पूरा एलिमेंट्री कैनाल होता है, जिसकी लंबाई 6 से 9 मीटर की होती है, 6 से 9 मीटर की होती है। और इसके हम प्रोसेस देखते हैं, तो इसमें जैसे फोरगट, मिडगट और हिंडगट होते हैं। हिंडगट है तो फोरगट की जो ओरिजिन होती है क्या होती है, एक्टोडर्मल। मिडगट की जो होती है वो इंडोडर्मल होती है। एकदम अलग है ना स्टूडेंट, इसलिए हम इसको अलग से लिख दिए। फिर देखो हिंडगट में हम देखते हैं किसकी भी एक्टोडर्मल होती है। फोरगट, मिडगट, हिंडगट। इसमें स्टूडेंट देखो जो एक्टोडर्मल ओरिजिन है, तो फोरगट में आता है माउथ, बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी बताया हमने क्या है, स्पेस इन माउथ इज कॉल्ड बक्कल कैविटी। तो ये फोरगट में आती है, जिसकी ओरिजिन है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है। जबकि हिंडगट, और हिंडगट में देखिए पूरे एलिमेंट्री कैनाल में 2 ओपनिंग होती है, एक माउथ एक अनस, ठीक है, और दोनों की जो है एक्टोडर्मल ओरिजिन होगी। तो फोरगट में आ जाएगा आपका बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, और हिंडगट में आएगा एनस। इसकी भी ओरिजिन क्या होगी, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो माउथ और एनस के बाद जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी बीच की बातें हैं, उन सब की ओरिजिन क्या आ जाएगी, इंडोडर्मल इन ओरिजिन आ जाएगी, और ये सब मिडगट में आ जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट किस में होते हैं, मिडगट में, इंडोडर्मल में। और एक जो 2 ओपनिंग है वो फोरगट की, जिसका ओरिजिन एक्टोडर्मल, और एक हिंडगट की, जिसको हम एक्टोडर्मल होती है। फिर एसोसिएटेड ग्लैंड में आते हैं स्टूडेंट। तो एसोसिएटेड ग्लैंड में हम देखते हैं कि एसोसिएटेड ग्लैंड में हमें पढ़ना है, पहले सैलिवरी ग्लैंड पढ़ना है, सैलिवरी ग्लैंड पढ़ना है स्टूडेंट। फिर पैंक्रियाज, लीवर, पैंक्रियाज, लीवर, सैलिवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज, लीवर, इंटेस्टाइनल गट और गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड भी पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, पहले ग्लैंड ही पूछेगा कि लीवर क्या है, कई बार आया है। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड है, बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर है। तो लीवर ग्लैंड होता है। जैसे इसमें भी एलिमेंट्री कैनाल में एक्टोडर्मल ओरिजिन, बक्कल कैविटी का कौन सी ओरिजिन होती है, एक्टोडर्मल ओरिजिन। और जो बीच के प्रोसेस है उनका एंडोडर्मल ओरिजिन, और जो अनस का ए भी ओपनिंग पॉइंट है, इसका भी एक्टोडर्मल ओरिजिन। ये था डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमें पढ़ना है
एलिमेंट्री कैनाल को पूरा पढ़ना है और ग्लैंड को पढ़ना है। और इसके साथ जो है जब हम इसको पढ़ लेंगे और वैसे ही इसको जो है स्टूडेंट हम एक को बना के पढ़ेंगे, कॉलम बना के जो है पैराग्राफ बना के पढ़ेंगे, सीरीज में पूरा पढ़ेंगे, जिससे आपका जल्द ही समाप्त हो जाए और क्विक रिवीजन हो सके। ये हुआ स्टूडेंट डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें पढ़ना है जो एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से एनस तक होता है, जिसकी लेंथ 6 to 9 मीटर होती है। और इसमें 4 गेट, मिड गेट, हिंड गेट 3 पार्ट होते हैं। 4 गेट में एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है जो कि बक्कल कैविटी की ओरिजिन है। उसके बाद मिड गेट में बीच के सारे पॉइंट आते हैं, बीच के सारे पार्ट आते हैं। उसके बाद हिंड गट में भी एक्टोडर्मल इन्वर्जन होता है और इसमें आता है अनस। एसोसिएटेड ग्लैंड में हमें पढ़ना है, सेलेवरी ग्लैंड पढ़ना है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ना है, पैंक्रियाज पढ़ना है, लीवर पढ़ना है और इंटेस्टाइनल ग्लैंड को हम देखेंगे। स्टूडेंट अब हम बक्कल कैविटी को पढ़ेंगे। बक्कल कैविटी या माउथ से स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट बक्कल कैविटी या माउथ। तो बक्कल कैविटी या माउथ में जो है, इसको कई नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट, ओरल कैविटी भी बोलते हैं इसे, ओरल कैविटी, माउथ चैम्बर, बक्कल चैम्बर, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी। और इसमें एनसीईआरटी में जो दिया गया है, देखिए स्टूडेंट हम एनसीईआरटी के सीक्वेंस पे चलेंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी के सीक्वेंस पे चलेंगे। तो इसमें जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है टीथ और टंग। बक्कल कैविटी में हमें टीथ और टंग के बारे में पढ़ना है। टीथ और टंग में पढ़ेंगे, जिसमें टंग में तो बहुत पॉइंट नहीं दिया गया है, 2-4 पॉइंट 5 पॉइंट दिए गए हैं, लेकिन टीथ बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है टीथ के बारे में। टीथ काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और कई बार एग्जाम में टीथ के बारे में पूछा गया है। इसलिए स्टूडेंट हमें टीथ को थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा। लेक्चर के दौरान टीथ को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि मनुष्य के पास किस प्रकार के टीथ होते हैं, और भी हम एनिमल के टीथ के बारे में जानेंगे कि किसके पास कितने टीथ होते हैं, उनका डेंटल फार्मूला क्या है, ह्यूमन में एडल्ट का फार्मूला क्या है, बेबी चाइल्ड का फार्मूला क्या होता है, बेबी का फार्मूला क्या होता है, ह्यूमन चाइल्ड जो होते हैं, और ह्यूमन एडल्ट का फार्मूला क्या होता है। तो इसका एक फार्मूला होता है जिससे पता चलता है कि लोअर जा और अपर जा में कितने कितने टीथ होते हैं। तो टीथ आप लोग जानते ही हैं कि 4 प्रकार के होते हैं ह्यूमन में, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर का काम जानते हैं आप, कुतरने वाला काम, और कैनाइन का काम आप जानते हैं टीयरिंग, फाड़ने वाला, और प्रीमोलर ग्रिडनिंग और चबाने और पीसने वाला काम होता है किसका, प्रीमोलर और मोलर का। तो इन सब के बारे में स्टूडेंट टीथ को 3 भागों में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो हम टीथ को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे स्टूडेंट, देखिए ये बोर्ड नहीं है, ये नीट है। नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मैंने बताया कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में 15 से 20 क्वेश्चन पूछते हैं और 5 क्वेश्चन इसी में बाहर से भी पूछा जाता है। इसलिए स्टूडेंट हम इसको थोड़ा टीथ को डिटेल में पढ़ते हैं कि टीथ को कितने टाइप्स में पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, ठीक है स्टूडेंट। तो हम देखते हैं टीथ के बारे में, और जो कि काफ़ी
इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे। तो टीथ के 3 पॉइंट में हम पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इन तीनों पॉइंट में हम पढ़ेंगे। इसके एक एक पॉइंट को देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट मतलब टीथ कैसे जो जा है, जबड़ों में कैसे टीथ अटैचमेंट है, एक्रोडोंट क्या होता है, प्लूरोडोंट क्या होता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट में। ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस में हम देखेंगे कि मोनोफ्यूडोंट कैसे होते हैं और डाईफ्यूडोंट कैसे होते हैं, उनको हम देखेंगे। ऑन द स्ट्रक्चर में हम पूरा देखेंगे, उसमें हम पूरा कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसाइजर, इन सारे के स्ट्रक्चर के साथ पूरा देखेंगे। तो स्टूडेंट ये ऐसा हम पढ़ेंगे जिससे टीथ के एक भी क्वेश्चन हमारे गलत ना हो और हम पूरा फोड़ के आएँ। एक भी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, इससे हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो नीट के एग्ज़ाम में, और हम सारे क्वेश्चन को बिल्कुल राइट करके आएंगे। ठीक है, ये आप ठान लीजिए, क्योंकि ठानेंगे तभी जीत है, यदि मान लिए तब तो हार है। ठानिए आप कि हम इस प्रकार पढ़ेंगे कि एक भी क्वेश्चन जो है हमारा गलत नहीं होगा, चाहे वो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन से हो, चाहे वो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से हो, अर्थात ह्यूमन फिजियोलॉजी से जो 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हमारे सारे करेक्ट होंगे। ठीक है स्टूडेंट, आगे के लेक्चर में जो है हम कंटिन्यू करेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट से स्टार्ट करेंगे और सारे देखेंगे कि जबड़ों में टीथ किस प्रकार अटैच होते हैं, ह्यूमन बीइंग के, फिश के, व्हेल के, कई एनिमल के देखेंगे स्टूडेंट। और आप लगातार बने रखिए और जो है लगातार लेक्चर को देखते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट, ऑल ऑफ द बेस्ट।